नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन वार्ता पर सुरजेवाला ने ली चुटकी। बोले पीएम मोदी कब लाल आंख दिखाकर चीन से करेंगे बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन मामले में फंसती जा रही है मोदी सरकार। चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह का चीनी रक्षा मंत्री से मिलना बड़ी भूल, ये बड़ा बयान दिया है भाजपा के अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए और चीन की स्थिति के बारे में देश को सच बताना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन वार्ता पर सुरजेवाला ने ली चुटकी। बोले पीएम मोदी कब लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बातचीत हर रोज हो रही है तो वह बेनतीजा क्यों रह रही है। उन्होंने कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बातचीत का रिजल्ट क्या आया। सुरजेवाला ने कहा कि कब पीएम मोदी लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। अब अरुणाचल में भी चीन विवाद उत्पन्न कर रहा है और देश का बॉर्डर खतरे में है। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सुरजेवाला ने सरकार पर कोरोना महामारी से सही ढंग से न निपटने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद, मंत्री बिलों में डूब के बैठे हैं तो सेवा भाव कौन करेगा। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के हालात भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो क्या उम्मीद की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति हो रही है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके मंत्री, विधायक निजी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं तो प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कौन करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 4 महीने से चली आ रही तनातनी के बीच एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत के बाद चीनी रक्षा मंत्री के बयान के 8 घंटे बाद भी हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं। इससे पहले लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मीटिंग से पहले सवाल पूछते हुए कहा था कि राजनाथ सिंह, क्या आप चीनी रक्षा मंत्री से बिना शर्त भारत के हिस्से का 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खाली करने को कहेंगे। लद्दाख के जिस हिस्से पर चीनी सेना ने 4 महीने पहले कब्जा कर लिया था, उन्होंने आगे कहा कि या फिर आप पीएमओ के फॉलो करते हुए कहेंगे कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमें यह जानने का हक है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का चीनी रक्षा मंत्री से मिलना बड़ी भूल, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की राय। जी हां दोस्तों, एलएसी विवाद के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एससीओ से इतर भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भेंट को बड़ी भूल बताया है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया, हमारे अच्छे रक्षा मंत्री को अपने स्तर पर चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। भारत को ऐसा तब भी नहीं करना चाहिए था जब चीन बातचीत के लिए तैयार रहता। यह सामूहिक फैसला होना चाहिए था। चीन पर मेरी जानकारी के आधार पर मेरी निजी राय है कि यह बड़ी भूल थी। हालांकि स्वामी की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स बंटे नजर आए। कुछ ने इस पर उनका समर्थन किया, जबकि कई ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। @तनराज58 नामक हैंडल से कहा गया, यह सही है, बड़ी गलती है इस लिहाज से कि चीन और जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मंत्री बैठकों के बाद धोखा दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री को चीनी समक्ष से मिलने की अनुमति देने के लिए नमो क्यों सहमत हुए। क्या नमो के पास अभी भी अपने दोस्त जिनपिंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर छिपा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने की चावल घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, कहा इसमें ऊपर तक जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, युवाओं पर लाठीचार्ज से लेकर चावल घोटाले समेत कई मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चावल घोटाले की सीबीआई जाँच की मांग की और कहा कि जाँच का दायरा 2 जिलों से आगे बढ़ाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में चावल घोटाला सिर्फ बालाघाट और मंडला जिले तक ही सीमित नहीं है, यह कई जिलों
तक फैला है। इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। सिर्फ 2 जिलों तक ही इसकी जांच को सीमित कर घोटाले को दबाया जा रहा है। जब शिवराज सरकार 5000 मीट्रिक टन चावल खराब होने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है, तो पूरे प्रदेश में 73,000 मीट्रिक टन खराब चावल की रिपोर्ट आने के बाद FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही है? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार में अपने हक के लिए आवाज उठाना और मांग करना जुर्म है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के सीने पर गोलियां दागने वाली शिवराज सरकार ने एक दिन पूर्व मंडी कर्मियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। अब पुलिस भर्ती की शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ किया गया लाठीचार्ज उनकी असलियत को उजागर करता है। युवाओं की गिरफ्तारी से साबित हो रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर तानाशाही और हिटलरशाही वाली सरकार लौट आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। सरकार से अपेक्षा की है कि निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की भी सुध लें। ये शिक्षक कोरोना महामारी में लॉकडाउन और अभी तक स्कूल न खुलने के कारण संकट में हैं। शिक्षकों के नाम जारी संदेश में कमलनाथ ने शिक्षक महापुरुषों की याद दिलाई। इन दिनों 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल बंद होना सरकार की एक बड़ी विफलता है। 15 साल में राज्य में शिक्षा व्यवस्था में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं हुई। मैं शिक्षा की प्रोफाइल बदलना चाहता था, लेकिन अवसर नहीं मिला। बच्चों में हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए मैं संविधान की महत्वपूर्ण बातों को सिलेबस में शामिल करने के पक्ष में हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर मेरी भविष्यवाणी सही हुई, पीएम मोदी का वादा निकला झूठा, पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लॉकडाउन का लाभ नहीं उठा पा रहा। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। दरअसल पी चिदम्बरम कोरोना के देश में फैलने को लेकर और सरकार के प्रयासों पर पहले भविष्यवाणी की थी। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि वो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मैंने भविष्यवाणी की थी कि 30 सितंबर तक संक्रमितों की संख्या 55 लाख तक पहुंच जाएगी। मैं गलत हूं। भारत 20 सितंबर तक उस संख्या तक पहुंच जाएगा। सितंबर के अंत तक यह संख्या 65 लाख को छू सकती है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा है, विश्व का एकमात्र देश जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठा रहा है वह भारत प्रतीत होता है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिनों में कोरोना वायरस को हरा देंगे। यह बताना चाहिए कि जब अन्य देश सफल हुए हैं तो भारत क्यों असफल रहा। बताते चलें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 40 लाख के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में सर्वाधिक मामले भारत में ही दर्ज किए गए हैं। एक दिन में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 86,000 से ज्यादा रही है। हैरानी की बात यह है कि लगातार होती टेस्टिंग और ठीक होते मरीजों के बाद भी भारत में इस पर रोक नहीं पा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार की राह हुई मुश्किल, 2 खेमों में बटा एनडीए। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने पहले ही ले लिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद भाजपा नीत गठबंधन एनडीए पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। एनडीए में नाम के लिए भाजपा के साथ जेडीयू, लोजपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, लेकिन एनडीए में मनमुटाव की खबरें किसी से छुपी हुई नहीं है। 2 खेमों में बटा एनडीए। एक तरफ लोजपा कह रही है कि उनका गठबंधन जेडीयू नहीं बीजेपी के साथ है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल होने से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि वह बिना शर्त एनडीए में जेडीयू को मजबूत करने के लिए शामिल हो रहे हैं। लोजपा और हम पार्टी के वक्तव्य से साफ है कि अब एनडीए 2 खेमों में बढ़ चुका है। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ पार्टी सुप्रीमो चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की चेतावनी। एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी ने लोजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग कहते हैं कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां उनके लोजपा के भी प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो हम पार्टी भी एलजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। मांझी ने चिराग को सलाह दी है कि अगर एनडीए में सब मिलकर साथ रहेंगे तो बिहार और देश के लिए सही रहेगा। सभी 243 सीटों पर एलजेपी की तैयारी। हम इन सबके बीच जेडीयू के नेता भी बीच बीच में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। जेडीयू और लोजपा के बीच की दूरी किसी से छिपी हुई नहीं है। कोरोना काल में बिहार की नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे लोजपा प्रमुख ने पहले ही कह दिया है कि हमारी तैयारी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर है। चिराग पासवान के इस बयान से साफ है कि वह लगातार बीजेपी और जेडीयू पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार
सरकार से समर्थन वापस ले सकती है एलजेपी, विकल्पों पर मंथन करेंगे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी भी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में लोजपा की बिहार यूनिट के नेता और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी नीतीश सरकार से समर्थन वापस और जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के अपने विकल्प लेकर मंथन कर सकती है। बीते कुछ समय में जेडीयू और लोजपा के संबंधों में कड़वाहट आई है और दोनों पार्टियों ने खुलकर एक दूसरे पर हमला बोला है। बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा है। माना जा रहा है कि नीतीश ने लोजपा को काउंटर करने के लिए ही जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम पार्टी को एनडीए में शामिल कराया है। दरअसल लोजपा प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोजपा का आरोप है कि नीतीश कुमार बिहार में लोजपा को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोजपा ने हाल ही में बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया है, जिसमें इशारों में नीतीश कुमार सरकार पर भी निशाना साधा गया है। विज्ञापन में एक पंचलाइन लिखी है, जिसमें कहा गया है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न होने से खफा महिलाओं ने खुद खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई जगहों पर धड़ल्ले से देसी शराब बनाकर बिक्री की जा रही है। यही नहीं, शराबी खुलेआम शराब पीकर उत्पात भी मचा रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती देख जीविका की महिलाएं शुक्रवार को खुद आगे आ गईं। मामला मानसी थाना क्षेत्र के फेनगो गाँव का है। महिलाओं ने बताया कि गाँव में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर देसी शराब बनाई और बेची जा रही है। सुदूर इलाके में गांव रहने के कारण पुलिस भी यहां यदा कदा ही आती है। ऐसे में गांव की महिलाओं को शराब बनाने वालों के खिलाफ आगे आना पड़ा। गांव और जीविका से जुड़ी महिलाएं जमा हुई और शराब की भट्टी चलाने वालों के घर पहुंच गईं। महिलाओं ने एक जगह शराब बनाने वाला का सामान पकड़ा, दूसरी जगह शराब की भट्टी तोड़ी। इसके बाद गाँव में बैठक कर शराब को बंद करने के लिए कहा गया। बैठक में साफ कहा गया कि अगर शराब का धंधा बंद नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ थाना में भी लिखित शिकायत की जाएगी। इधर मानसी के प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि पुलिस की जागरूकता के कारण अब समाज के लोग भी इस मामले में सक्रिय हो रहे हैं। अब ग्रामीणों का भी सकारात्मक सहयोग मिलने लगा है। पुलिस शीघ्र शराब के धंधेबाज के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी आरजेडी, नौकरी के लिए चलेगा मेगा ड्राइव, वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर जारी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारों को रिझाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि बेरोजगारी हटाने को लेकर आरजेडी जल्द ही आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल जारी किया गया है। www.berozgarihataओ.co.in नाम से जारी पोर्टल के साथ ही बेरोजगारी के लिए पार्टी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 9334302020 नंबर पर बेरोजगार पंजीयन कर सकते हैं और लोग अपना बायोडाटा इसमें डाल सकते हैं। तेजस्वी ने इसको लेकर घोषणा की कि अगर सरकार बनी तो मेगा ड्राइव चलाकर सभी को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि नए रोजगार को केंद्र सरकार खत्म कर रही है। भारत सरकार ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने चिट्ठी लिखी है कि किसी भी डिपार्टमेंट में नई नौकरी देने का मौका खत्म कर दिया गया है। वहीं बिहार में नीतीश की आत्मा सोई हुई है, अब यह जागेगी भी नहीं। अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में स्थायी नौकरियां देने का काम करूंगा। आखिर समय पर परीक्षा और रिजल्ट देने में क्या परेशानी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आईटी पार्क लगाया जा सकता है। पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर रोजगार दिया जा सकता है। सेस जैसे नियम बिहार में क्यों नहीं लाए जा सकते। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इसको लेकर जल्द ही लोगों के बीच ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को कैसे काम उपलब्ध करवाया जाए, इसको लेकर जानकारों से लगातार बात भी कर रहा हूं। बता दें कि शुक्रवार को उन्होंने एक बयान में कहा कि युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपसे यह करणबद्ध प्रार्थना है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना डरे बेरोजगारी, पलायन और रोजगार सृजन जैसे सबसे अधिक प्रासंगिक और ज्वलंत मुद्दे पर ईमानदारी से बोलिए। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। 46.6% बेरोजगारी दर का अर्थ है कि बिहार का लगभग हर दूसरा युवा बेरोजगार है। बयान में तेजस्वी ने कहा कि 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा में बेरोजगारी दर इससे भी अधिक है। तेजस्वी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन मुट्ठी भर लोगों के पास संविदा के नाम पर रोजगार है, वह भी
से नियम लिए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने परीक्षा दी वो नतीजों के लिए और जिनके नतीजे आ गए वो बहाली के लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं। 15 साल से रोजगार मिटाने के लिए वर्तमान सरकार के सुदृढ़ नीति भी नहीं बना पाई, रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 29 नवंबर तक संपन्न हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस साल 29 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही झारखंड के 2 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा कराना है। उसी समय के आसपास विभिन्न राज्यों की 65 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। कोरोना काल में पहली बार किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार चुनाव बेहद अलग तरह से होंगी। बूथ की संख्या से लेकर चुनाव में कर्मचारी भी अधिक लगाए जाएंगे। हर बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। बिहार में सभी पार्टियां पहले ही वर्चुअल चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था कि कोरोना और बाढ़ग्रस्त बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे। हालांकि विपक्षी दलों समेत एनडीए में शामिल एलजेपी ने बिहार में चुनाव टालने की मांग की थी। वहीं झारखंड के दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री समीर उरांव ने कहा कि ये चुनाव का मामला है, तारीख कब आती है ये भी उनका विषय है। बीजेपी 365 दिन संगठन के काम में जुटी रहती है। जब भी तारीख आएगी बीजेपी चुनाव के लिए तैयार रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5 भारतीयों को उठा ले गई चीनी सेना, विधायक ने पीएमओ को किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा है कि चीनी की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। इस घटना को लेकर निनोंग ने पीएमओ को ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने अपने ट्वीट के साथ 2 स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हैं। इनमें उन 5 लोगों के नाम हैं जिनको अगवा किए जाने का दावा किया जा रहा है। निनोंग एरिंग ने कहा है कि सरकार को चीन पर कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी विस्तारवाद नीतियों की जांच करनी चाहिए। निनोंग एरिंग ने इंडिया टुडे को बताया, चीनियों ने फिर से उपद्रव करना शुरू कर दिया है। लद्दाख और डोकलाम की तरह ही उन्होंने अरुणाचल में घुसपैठ शुरू कर दी है। यह साबित हो गया है कि वे हमारे एलएसी में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार हमारे लोग मछली पकड़ने गए और चीनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है। अरुणाचल में बीजेपी सांसद किरेन रिजिजू भी इस तरह की घटनाओं से अवगत हैं। इस मामले को उच्चतम स्तर पर जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ से बैठक के बाद आया चीन का बयान, कहा हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकते। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के मध्य पर सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच रूस में शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई। बैठक के बाद चीन की ओर से बयान जारी किया गया है। चीनी सरकार ने बयान में आरोप लगाया है कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही बयान में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। बयान के मुताबिक वेंग फेंगही ने कहा कि सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में जरूरी था कि दोनों देशों के रक्षा प्रमुख आमने सामने बैठकर खुले तौर से बातचीत करें। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन भारत सीमा पर मौजूदा तनाव के कारण और सच्चाई स्पष्ट है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर है। बयान में कहा गया है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकता है। चीन की सशस्त्र सेना अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध, सक्षम और आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को उसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए। चीन ने कहा कि सीमा विवाद को बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। भाषा की खबर के मुताबिक भारत और चीन के मध्य पर सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित रहा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में मई में सीमा पर हुए तनाव के बाद से दोनों ओर से यह पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की बैठक थी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी विवाद पर भारत चीन बैठक को लेकर ओवैसी का राजनाथ पर निशाना। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच बैठक को लेकर सवाल उठाए। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले ओवैसी ने कहा कि भारत का पक्ष रहा है कि हम विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई है। ओवैसी ने कहा कि क्या आप चीन से यह कहने वाले हैं कि वह लद्दाख में कब्जाए भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को बिना किसी शर्त के खाली करें। ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह पर बोलते हुए लिखा, भारत का पक्ष रहा है कि हम विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई है। अगर आप चीन से एक विजय योद्धा के तौर पर बात करते तो इससे आपको फायदा मिलता, लेकिन अब आप उनसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे उन्हें भारतीय इलाकों की जमीन पर कब्जा करने दिया हो और आप हारी हुई पोजीशन में आ गए हों। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, सर राजनाथ सिंह जी, क्या आप चीन के विदेश मंत्री से यह कहने वाले हैं कि वह लद्दाख में पिछले 4 महीने में कब्जाए भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को बिना किसी शर्त के खाली करें? या आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।